तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आई हम्बली वेलकम यू ऑल टू एग्जीक्यूटिव आईएएस। पिछले दिनों दोस्तों मुझे कुछ ईमेल्स, टेक्स्ट आ रही थी कि सर इंटरनेशनल रिलेशन की जो पीटी 365 है वो ज़रूरी है क्या? क्या हम उसे नहीं छोड़ सकते लास्ट मोमेंट के लिए? तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अभी अपने इस थिंकिंग में फुल स्टॉप कीजिए। क्योंकि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं प्रीवियस कुछ इयर्स में जो इंटरनेशनल रिलेशन की प्रीलिम्स की वेटेज है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रही है। हम स्पेसिफिकली जो जो इंटरनेशनल रिलेशन की प्रिपरेशन मेंस के लिए करते हैं दोस्तों, एंड वो मेंस तक ही रहना चाहिए, लेकिन जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हमें एक जानकारी होनी चाहिए कि वर्ल्ड अफेयर्स में क्या चल रहा है व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स इन आईआर, ऑलराइट। एंड उसका एक मेन सोर्स है जो बहुत सारे टॉपर एंड इवन मैंने भी अपने प्रिपरेशन डेज में प्रिफर किया था, वो था पीटी 365। ये हमको एक जानकारी दे देता है कि दुनियादारी में क्या चल रही है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन, ऑलराइट। इसीलिए मैं मेरा जो मेन मकसद था दोस्तों पीटी 365 को पार्ट वाइज करवाने का, वो यही था कि आप 2x स्पीड में या उससे भी ज़्यादा हो सके तो आप एक बार क्विकली पूरी इंटरनेशनल रिलेशन की पार्ट को ख़त्म कर दें, सो दैट आपको आइडिया हो एंड आप एलिमिनेशन से एंड वेरियस ट्रिक से इंटरनेशनल रिलेशन की जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन वो आप सॉल्व कर पाएँ आसानी से। ऑलराइट, तो इसी के साथ आप खुद समझदार हैं, आप अपने डिसीजन बहुत वाइसली लें। एंड इसी के साथ में आज हम इंटरनेशनल रिलेशन पीटी 365 की पार्ट नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से। ऑलराइट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या? उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों कि न्यूज़ क्या है, राइट। तो इंडिया वाज री इलेक्टेड, राइट, री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, राइट। काउंसिल याद रखिएगा, काउंसिल में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है विद द हाईएस्ट टैली एट इलेक्शन हेल्ड फॉर द 2024-25 बाइएनियम। ऑलराइट, बाइएनियम का क्या मतलब होता है दोस्तों? जो आईएमओ की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो इलेक्शन होती है दोस्तों वो 2 साल में एक बार होती है, राइट। तो जो इस बार इलेक्शन हुआ था दोस्तों वो 33rd इलेक्शन था जो लंदन में हुआ था, जिसमें इंडिया को हाईएस्ट वोट मिला है। इसकी टोटल मेंबरशिप देखेंगे तो 176 है दोस्तों। 176 वोट्स में इंडिया को टोटल 157 वोट्स मिला है, जो कि हाईएस्ट टिल नाउ है। एंड इसी के साथ इंडिया को री इलेक्ट किया गया है एज एन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, ये था न्यूज़। अब चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ऑलराइट, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दोस्तों, किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। ये कब स्टैब्लिश की गई थी? ये स्टैब्लिश की गई थी 1948 में। ऑलराइट, याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ऑलराइट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट सेफ, सिक्योर, एनवायरमेंटली साउंड साउंड एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल शिपिंग थ्रू कॉपरेशन। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें टोटल 176 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 176 मेंबर्स हैं एंड 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जो ये इसके असेंबली को कॉम्प्राइज करते हैं। ऑलराइट, जब हम स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं दोस्तों आईएमओ की, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है वो है असेंबली। ऑलराइट, असेंबली। तो जैसे कि हमारी असेंबली होती है, हमारी पार्लियामेंट होती है, वैसे ही जितने भी इसके टोटल मेंबर स्टेट्स हैं एंड 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं वो असेंबली के पार्ट हैं दोस्तों। फिर जो सेकंड स्ट्रक्चर होती है दोस्तों वो है काउंसिल। काउंसिल क्या है? काउंसिल ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, जो इनकी पूरी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसको लुक आफ्टर करती है। एंड जो थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है दोस्तों वो है कमिटीज। ऑलराइट, कमिटीज जो बेसिकली एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है इन दी आईएमओ। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, अब चलिए बात कर लेते हैं रोल ऑफ आईएमओ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट। जब हम रोल की बात करते हैं दोस्तों आईएमओ का, तो उसका दो ब्रॉड रोल होता है। एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है एंड दूसरा होता है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ऑलराइट, तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं
role of IMO when it comes to environmental protection. All right. तो अंडर दिस पर्टिकुलर रोल ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दोस्तों, इनकी आईएमओ की बहुत सारी कन्वेंशन है, ट्रीटीज है, उनके अंदर ये इंश्योर करते हैं कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचे। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द इकोलॉजी ऑफ द सी, जो सी की इकोलॉजी है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो है मार्पोल कन्वेंशन, राइट। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्पोल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट, राइट। एंड इसमें वेरियस ऑप्शन दिया सकता है कि इट इज अ कन्वेंशन बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ट्रू। देन उसका फंक्शन दिया जा सकता है, राइट। तो जो मेरे मार्पोल कन्वेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो है प्रिवेंट करना एंड मिनिमाइज करना पॉल्यूशन फ्रॉम शिपिंग, राइट। तो जब हम ओशियन रूट की बात करते हैं दोस्तों, वो क्या है, वो एक शिपिंग हाईवे है, राइट। तो जैसे गाड़ियां पॉल्यूट करती है, वैसे शिप्स भी पॉल्यूट करते हैं। तो इसीलिए जो मार्पोल कन्वेंशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे पॉल्यूशन को, शिपिंग पॉल्यूशन को प्रिवेंट एंड मिनिमाइज करना। जो सेकंड है दोस्तों वो है पासा। पासा क्या है, पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर सेंसिटिव एरिया होता है दोस्तों, जो आईएमओ के द्वारा डेजिग्नेटेड होता है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, राइट। जैसे कि रेड सी वाला जो एरिया हो गया दोस्तों, वो दैट इज वेरी मच पर्टिकुलरली प्रोन टू सी पायरेसी, राइट। इसीलिए आईएमओ वैसा कुछ एरिया को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेंसिटिव सी एरिया का रोल डेजिग्नेट करता है। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रीटाइज। जो थर्ड दोस्तों वो है लंदन डंपिंग कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, राइट। ये सब आपको याद रखनी है। तो लंदन डंपिंग कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल क्या करता है, ये रेगुलेट करता है सी वेस्ट को और डंपिंग को दोस्तों, सो दैट जो क्लाइमेट चेंजेस इश्यूज हैं उसको मिटिगेट किया जा सके एंड कार्बन कैप्चर एंड उसको स्टोर किया जा सके, राइट। फिर है आईएमओ 2020 रूल। आईएमओ 2020 रूल क्या है दोस्तों, इस रूल के तहत में जो सल्फर कंटेंट रहता है इसमें, फ्यूल ऑयल में, जो शिप में फ्यूल ऑयल यूज होती है दोस्तों, शिप्स में, बड़ी बड़ी कंटेनर शिप्स में जो फ्यूल ऑयल यूज होती है, उसमें जो सल्फर कंटेंट है उसका एक लोअर लिमिट सेट कर दिया गया था। लोअर लिमिट सेट कर दिया गया था, राइट। लोअर लिमिट सेट कर दिया गया था, सो दैट जो फ्यूल अल्टरेशन है उससे बचाया जा सके। बड़े बड़े शिपिंग जो कॉरपोरेशन है उनके द्वारा किया जा सकता है, जो अल्टीमेटली सी पोल्यूशन को मिटिगेट करेगा, राइट। जो फिफ्थ कन्वेंशन है दोस्तों वो है एनर्जी एफिशिएंसी एग्जिस्टिंग शिप इंडेक्स, राइट। ये बेसिकली एक इंडेक्स है दोस्तों, ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी जितनी शिप्स की होती है उसको कैलकुलेट करता है एंड साथ में ही कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर भी कंटेंट करता है, राइट। ये इंटेंसिटी, कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर क्या है दोस्तों, ये बेसिकली जो शिप्स होती है उनकी कार्बन कार्बन एमिशन को बताता है, मेजर करता है, राइट। सो दैट जो भी शिप्स ओशियन में चल रही हैं दोस्तों, वो कार्बन एफिशिएंट हो एंड ज्यादा ओशियंस को पॉल्यूट नहीं करे, राइट। तो ये कुछ कन्वेंशंस एंड ट्रीटाइजेस हो गए दोस्तों आईएमओ के व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मैं आशा कर रहा हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं आईएमओ की मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कुछ कन्वेंशन, राइट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो उसमें सबसे पहला है दोस्तों सोलास कन्वेंशन। सोलास कन्वेंशन क्या है, इट इज अ कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ इन द सी, राइट। कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ इन द सी, राइट। तो इस कन्वेंशन के थ्रू क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये एक शिप्स के जितने भी शिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी, राइट। जब भी हम शिप बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कोई ऐसा उसकी कंस्ट्रक्शन में हम कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज ना करें जो कि जो लाइफ इन द सी है उसको हार्म करे, उनके सेफ्टी को वो हार्म करे, राइट। तो ये है सोलास कन्वेंशन जो 1974 में आया था। जो सेकंड है दोस्तों वो है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट आप समझ ही गए होंगे, ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन है, रेड सी का रीजन है, जहां पे बहुत ज्यादा पायरेसी होती है, राइट। तो ये मेन जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया था, ये बेसिकली पायरेसी को ही प्रिवेंट करने के लिए, जो आर्म्ड रॉबरी है अगेंस्ट शिप्स जो होती है दोस्तों, अभी भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पे स्टार मार्क कर ले, राइट। इसमें पिछले साल 2023 में मेंस में भी एक क्वेश्चन बन गया था दैट द सी आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस, राइट। सो गिव योर व्यू व्हेन इट कम विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए इसकी वेटेज हमें इसी से पता
चल जाती है, राइट? तो ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है, ये किससे रिलेटेड है? ये पायरेसी से, सी पायरेसी से, आर्म्ड रॉबरी से रिलेटेड है। इट इज़ अ कन्वेंशन बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ये जब जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है दोस्तों, उसमें ही आया था एक जेडा अमेंडमेंट, राइट? ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं जेडा अमेंडमेंट, राइट? ये क्या करता है? ये बेसिकली जो प्रिवेंट पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी एंड एक्सेट्रा, इसमें ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी इंक्लूड कर देता है, राइट? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन द सेंस मैरीटाइम टेररिज्म बाय स्पेसिफिक ग्रुप हो गया दोस्तों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग हो गया। ये सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी इंक्लूड कर देता है कि इसमें जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट में, राइट? थ्रू जेडा अमेंडमेंट, राइट? तो ये हो गया था, ये हो गया दूसरा कन्वेंशन अंडर द आईएमओ। जो तीसरा है दोस्तों वो है साउथ ट्रीटाइज। साउथ ट्रीटाइज क्या है? इट इज बेसिकली सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो जितना भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रहा है दोस्तों सी में, जैसे कि पायरेसी अभी हो रहा था, एंड इंडिया इंडिया का जो नेवी है दोस्तों, उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है इन सेफ गार्डिंग वेरियस कंटेनर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? जो कि अंडर अटैक थे ऑफ द डिफरेंट सी पायरेट्स, राइट? तो थ्रू इस कन्वेंशन के अंदर में सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज कोई भी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकती है, राइट? तो ये है थर्ड कन्वेंशन। जो फोर्थ है वो है मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी, राइट? ये जैसे हमने जो स्ट्रक्चर की बात की थी दोस्तों, तो उसमें एक असेंबली था, दूसरा था क्या? दूसरा था काउंसिल था, और जो तीसरा था वो कमिटी था, राइट? तो एक मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी है एंड फैसिलिटेशन कमिटी है। ये क्या करता है? ये कॉपरेट करता है आपस में टू प्रिवेंट ड्रग स्मगलिंग ऑन इंटरनेशनल शिप्स, राइट? तो जितने भी इंटरनेशनल शिप्स होते हैं दोस्तों, उसमें से जितनी ड्रग स्मगलिंग की केस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो दो कमिटी है, मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी एंड फैसिलिटेशन कमिटी, ये आपस में कोऑर्डिनेट करती है। ऑलराइट? तो आपसे एक क्वेश्चन है मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रग इलीगल ट्रैफिकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हम दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। एक तो हो गया गोल्डन ट्रायंगल, एक तो हो गया गोल्डन ट्रायंगल, और दूसरा हो गया गोल्डन क्रेसेंट, राइट? इसका मतलब आप मेरे को बताएंगे इसमें कौन कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गोल्डन ट्रायंगल में कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड हैं आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट? एंड गोल्डन ट्रायंगल की जब हम बात करें दोस्तों, दिस आर द ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हमारे इंडिया में ड्रग की इलीगल स्मगलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं काफी ज्यादा तक। ऑलराइट? तो आप मेरे को बताएंगे कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से कंट्रीज पार्ट हैं। ऑलराइट? so this was some of the convention and treatises by maritime international maritime organization when it comes to the maritime safety and security। अब आ जाते हैं हम न्यूज में दोस्तों। न्यूज में क्या था? इंडिया गॉट री इलेक्टेड इन दी आईएमओ काउंसिल, राइट? आईएमओ काउंसिल में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है विद द हाईएस्ट टैली ऑफ द वोट्स, राइट? तो अब हम कुछ नजर डाल देते हैं आईएमओ के काउंसिल में भी, राइट? तो आईएमओ की काउंसिल क्या है दोस्तों? ये है बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ आईएमओ, राइट? तो जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, वैसे ही जो आईएमओ की भी स्ट्रक्चरिंग है दोस्तों, उसमें जो लेजिस्लेचर है वो असेंबली है, राइट? तो असेंबली क्या करता है दोस्तों? वो काउंसिल को इलेक्ट करता है। तो सिमिलरली जो आईएमओ की असेंबली है दोस्तों, वो लॉ बनाती है, एंड जो काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ आईएमओ है, उसको इलेक्ट भी करती है, राइट? तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ आईएमओ है दोस्तों, जो काउंसिल है, उसका मेन ड्यूटी क्या है? तो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ट्रिटाइजेस कन्वेंशन असेंबली ने, आईएमओ ने लिया है दोस्तों, उसको सुपरवाइज करना इनका मेन काम होता है, राइट? तो जो आईएमओ काउंसिल है दोस्तों, उसमें टोटल 40 मेंबर स्टेट्स होते हैं, राइट? इन्हें 2 इयर्स टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, राइट? एंड आप मेरे को कमेंट में बताएंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसकी इलेक्शन कब होती है, कितने ड्यूरेशन में होती है, राइट? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ आईएमओ इलेक्शन? ये मेरे को आप कमेंट में बताएंगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ आईएमओ इलेक्शन? ये मेरे को आप कमेंट में बताएंगे, राइट? हमने बात किया था दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ द आईएमओ की, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड होता है, असेंबली, काउंसिल और कमिटीज, राइट? अब हम काउंसिल की एक स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं दोस्तों, कि जो आईएमओ की जो काउंसिल होती है जिसमें इंडिया को री इलेक्ट किया गया है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, राइट? तो जो काउंसिल होता है दोस्तों, वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, राइट?
तो उसका जो पहला कैटेगरी है दोस्तों, वो बेसिकली डील करता है उन स्टेट्स के साथ जो कि इंटरेस्टेड होते हैं प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज, राइट? कुछ कंट्रीज होते हैं जो हाईली इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो जो कैटेगरी ए होता है दोस्तों, कैटेगरी ए में वो कुछ कंट्रियाज होती है जो इंटरेस्टेड होते हैं प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज में। जो कैटेगरी बी है दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया कैटेगरी बी में इलेक्ट हुआ है, राइट? इंडिया जो इलेक्ट हुआ है दोस्तों, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स कितने वोट्स थे, 157। 157 आउट ऑफ 176 जो वोट्स मिले हैं उसको उसको कैटेगरी बी में मिले हैं इंडिया को, राइट? तो इसमें किस टाइप के कंट्रीज होते हैं दोस्तों, इसमें बेसिकली कंट्रीज होते हैं जो कि इंटरनेशनल सी बोन ट्रेड में इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? तो ये बहुत ही लाजमी है दोस्तों, इंडिया एक सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है। इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री भी है, राइट? बनना चाह रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था टू गेट इलेक्टेड इन दिस कैटेगरी बी, राइट? इसमें किस टाइप के कंट्रीज होते हैं जो इंटरनेशनल सी बॉन ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इंडिया वॉज री इलेक्टेड इन दिस कैटेगरी। अगर मैं आपको एक एडिशनल ट्रिविया वाली इंफॉर्मेशन दूं तो टोटल जो कॉम्पिटिटर्स थे दोस्तों वो थे 10, राइट? जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, ब्राजील था, न्यूजीलैंड था, यूएई था एंड एक्सेट्रा, राइट? तो ये टोटल 10 कॉम्पिटिटर्स में इंडिया को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले थे, राइट? ये है हमारी जानकारी की बात। जो पहली इलेक्शन हुई थी दोस्तों, उसमें इंडिया को 133 वोट्स मिले थे जो कि टाई हो गया था इंडिया एंड यूएई के बीच में। बट अभी का जो इलेक्शन हुआ, इंडिया ने उस साइलों को ब्रेक ब्रेक करके अभी एक हाईएस्ट विनर अपीयर हुआ है, राइट? तो इंडिया कैटेगरी बी में क्या हुआ है, री इलेक्टेड हुआ है। दिस ऑल्सो शोज अवर इंडियाज प्रोवेस इन व्हेन इट कम्स टू मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड सीबॉर्न ट्रेड, राइट? अगर आप मेंस में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप कुछ इस टाइप के अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? सो कैटेगरी सी में जो कंट्रीज होते हैं दोस्तों, दे आर बेसिकली होल्डिंग स्पेशल इंटरेस्ट इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन, राइट? तो ये हो गया कैटेगरी ए, बी एंड सी का जो काउंसिल की क्लासिफिकेशन है दोस्तों। सो दिस वाज द न्यूज एंड द जेनेसिस ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, राइट? स्टैब्लिश कब की गई थी, इसको बेसिकली स्टैब्लिश की गई थी 1948 में, राइट? कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं एंड अब आ जाता है G7, राइट? G7 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है क्योंकि अभी ही 2023 में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, राइट? एंड G7 G20 का वन ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या है दोस्तों, न्यूज़ हम देख लेते हैं। अभी रिसेंटली 2023 में 49th G7 ग्रुप्स की समिट हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ये हिरोशिमा जापान में हुई थी, राइट? एंड इसके लिए इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस था दोस्तों? इसमें इंडिया अलोंग विद कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील वेर इनवाइटेड टू द समिट एज एन इनवाइटी कंट्रीज, राइट? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील को G7 ग्रुप ने इनवाइट किया था। कहाँ पे? हिरोशिमा जापान में, ऑलराइट? इसी के साइड ट्रैक में अगर आपको मालूम होगा तो क्वाड की भी मीटिंग हुई थी, राइट? क्वाड की भी मीटिंग हुई थी एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की भी एक मीटिंग हुई थी, राइट? तो 49th समिट हुआ था कहाँ पे? हिरोशिमा जापान में। तो चलिए हम G7 की एक जेनेसिस की बात कर लेते हैं। तो G7 एज एन ग्रुप बना कब था दोस्तों? ये बना था 1973 में, राइट? इसका अगर हम इवोल्यूशन देखें दोस्तों तो पहले ये था G7, फिर ये फॉर अ व्हाइल बना था G8, फिर वापस से ये बन गया था G7। ये G8 वाला जो कंट्री था दोस्तों, अगर अभी हम बात करें तो इसमें टोटल कौन कौन से देश हैं? इसमें बेसिकली है यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। ये टोटल 7 कंट्रीज हैं जो G7 को बनाते हैं, राइट? इसमें अराउंड 1998 में दोस्तों रसिया को भी ऐड किया गया था। 1998 में रसिया को भी ऐड किया गया था, फिर ये मिल के बने थे G8 कंट्रीज। लेकिन फिर 2014 में दोस्तों जब रसिया ने क्रीमिया को इन्वेट किया था, तब रसिया को G8 से निकाल के फिर वापस से G7 कंट्रीज बन गए थे। Alright, so this was all about the evolution of G7 from G8 to again G7.
अगर हम फॉर्मली बात करें दोस्तों तो G7 की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1973 में हुई थी, राइट? इसका जो फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1975 में हुआ था एंड 1973 में इसका एज एन आइडिया ओरिजिनेट हुआ था कि हम G7 एक कंट्री बनाएंगे। ऑलराइट, इसका मेन एजेंडा क्या था दोस्तों? तो बेसिकली ये एक इनफॉर्मल फोरम था, राइट? इनफॉर्मल फोरम जब हम बोले दोस्तों तो इसका मतलब होता है इनफॉर्मल ग्रुपिंग जिसकी कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, राइट? जैसे हम एशियान की बात करें तो उसका एक परमानेंट सेक्रेटरिएट है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि एशियान का सेक्रेटरिएट कहाँ पे है? ऑलराइट, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, वो इंडोनेशिया की एक जगह में है। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे वो जगह कौन सा है, राइट? तो सिमिलरली जो G7 है दोस्तों वो एक इनफॉर्मल फोरम है जिसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, राइट? इनफॉर्मल फोरम किसका है दोस्तों? ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का है, राइट? तो अब G7 में जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे यूके है, यूएस है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान है, ये सारे एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एडवांस नेशन है, राइट? जो डोमिनेट करते हैं ग्लोबल ट्रेड को एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, राइट? तो ये हो गया था दोस्तों अबाउट G7, राइट? इसका पर्पस क्या है? ये साल में एक बार मिलते हैं दोस्तों, ये हर साल एक बार मिलते हैं। दे मीट एनुअली टू डिस्कस इश्यूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड टॉपिक्स प्रिवेलिंग टू द सिचुएशन, राइट? तो जितने भी प्रिवेलिंग सिचुएशन है दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट के कंसर्निंग सिचुएशन है जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया एंड एक्सेट्रा, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस होता है। साथ में ही ये ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी पे भी बात करते हैं। ऑलराइट, इनके मेंबर्स टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटल 7 है, अभी 7 है। कौन कौन से हैं? यूके है, यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, फिर कनाडा है, राइट? चलिए हम इसकी एक सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों कि G7 का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? तो ये 46% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करता है। ये टोटल जितने 7 कंट्रीज है दोस्तों, ये टुगेदरली कंबाइनली ये 46% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड साथ में ही ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है दोस्तों कि ये 25% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो अभी जितना भी हम कार्बन एमिशन का बात करते हैं, इसमें से जो 25% ग्लोबल कार्बन एमिशन है, इसके लिए G7 कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए जो हम हिस्टोरिकल प्लेजिंग की बात करते हैं दोस्तों 100 बिलियन की, वो इसी के लिए G7 कंट्रीज पे थोपा जाता है। ऑलराइट, अगर हम कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, इसीलिए G7 की कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है और ऑफिस नहीं है। ये बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जैसे कि G20 ऑपरेट करता है वैसे G7 भी ऑपरेट करता है, राइट? फिर जैसे मैंने आपको बताया जो रसिया है उसने G7 ज्वाइन किया था 1998 में, अब मिल के उन्होंने बनाया था G8, बट फिर से रसिया को 2014 में जब रसिया ने इन्वेड किया क्रीमिया को, तो रसिया को फिर से ये G8 ग्रुप से निकाल के वापस से G7 बना दिया गया। ऑलराइट, ईयू जो है दोस्तों वो इसका मेंबर नहीं है G7 का, बट वो हर साल इसकी जो एनुअल समिट होती है G7 की, उसको एज एन इनवाइटी कंट्री अटेंड करता है, राइट? कौन? यूरोपियन यूनियन। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स की, किसकी? G7 की। तो G7 की जो कंट्रीज हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था इन सबसाइडिंग द फाइट अगेंस्ट द मलेरिया एंड एड्स इन 2002, राइट? उन्होंने एक ग्लोबल फंड का इस्टेब्लिश किया था दोस्तों टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया एंड एड्स इन 2002, राइट? वैसे ही उन्होंने एक ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम चलाया था दोस्तों, कब? 2015 में, टू टैकल क्लाइमेट चेंज थ्रू क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? अब मैं अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में, अभी आप न्यूज में सुनते होंगे जो मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है उनको 100 बिलियन पर ईयर देना चाहिए, किसे? डेवलपिंग कंट्रीज को एंड लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। क्यों? क्योंकि ये लोग हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो ये 100 बिलियन का जो प्लेजिंग हुआ था दोस्तों, ये हुआ था ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम के थ्रू ही, जहां पे G7 कंट्रीज ने प्लेज किया था दोस्तों कि ये वो एनुअली 0.02% ऑफ देयर जीडीपी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में कंट्रीब्यूट करेंगे इन ऑर्डर टू टैकल द क्लाइमेट चेंज इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अगले 10 साल तक, एक डिकेड तक, राइट? तो जो अभी हम इंडिया जैसे कंट्रीज बोलते हैं दोस्तों कि जो
एडवांस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, वो अपनी 100 बिलियन प्लेज को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो उसका जो जेनेसिस है दोस्तों, उसका जो स्टार्ट है, वो ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम 2015 से ही होता है, राइट? जहाँ पे G7 कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि वो एनुअली 0.02% ऑफ देयर जीडीपी कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, ऑलराइट? तो इसी चीज को अभी बहुत ज्यादा एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है दोस्तों, जिसके लिए जो G7 कंट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, वो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है। G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, उन्होंने अग्री किया था ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% व्हेन इट कम्स टू मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%, राइट? एंड अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, वो है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं PGII प्रोजेक्ट, राइट? अभी हम इसे कनेक्ट करते हैं G20 की जो इंडिया की प्रेसिडेंसी हुई थी दोस्तों। तो जब G20 इंडिया प्रेसिडेंसी हुई थी दोस्तों, तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, राइट? तो जो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, ये PGII प्रोग्राम के ही तहत में लिया गया था, राइट? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मेन एजेंडा क्या है दोस्तों? तो मीट द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, राइट? तो जितने भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है दोस्तों, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का इनका प्लेजिंग है, किनका? G7 कंट्रीज का, फॉर दी व्हाट? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर में आता है, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, वो है राइस के बारे में। राइस क्या है दोस्तों? राइस है बेसिकली पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इनहेंसमेंट, राइट? रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इनहेंसमेंट, राइट? ये बेसिकली इनिशिएटिव है दोस्तों G7 कंट्रीज का एंड वर्ल्ड बैंक का अंडर द जापान प्रेसिडेंसी। इसका प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? जापान। ये पार्टनरशिप क्या है दोस्तों? ये बेसिकली 40 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का पार्टनरशिप है टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट, राइट? जब हम क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट की, रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो पर्टिकुलर राइस इनिशिएटिव है, वो इंश्योर करता है कि देयर इज अ सप्लाई चेन डाइवर्सिटी, राइट? जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, लेट्स से आज के टाइम में हम जितने सोलर पैनल्स हैं, वो चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। अगर चाइना ने आज के दिन में डिसाइड कर लिया कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सोलर पैनल, तो ये पूरे रिन्यूएबल मार्केट है, वो हैम्पर हो जाएगी। इसीलिए जो राइस प्रोग्राम है दोस्तों, दैट इज रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इनहेंसमेंट, ये इंश्योर करता है कि ये जो सप्लाई चेन है, वो डाइवर्स रहे, वो मल्टीपल कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहे, रेदर देन कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द वन कंट्री, राइट? इसका मेन एम क्या है दोस्तों? टू सपोर्ट द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन प्लेइंग बिगर रोल्स इन मिड स्ट्रीम मिनरल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग क्या है दोस्तों? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इन सप्लाई चेन्स ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट, राइट? तो दो आप इंपॉर्टेंट टर्म यहां याद रखेंगे, मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम क्या होते हैं दोस्तों? मिनरल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग, राइट? मिनरल प्रोसेसिंग, जो भी क्लीन एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल होता है दोस्तों, जैसे कि हम इंपॉर्टेंट मिनरल, जैसे कि हम सिलिकॉन की बात करते हैं, राइट? जो चिप मेकिंग के लिए, सोलर पैनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर वैसे ही डाउन स्ट्रीमिंग हो गई दोस्तों, जो पर्टिकुलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जैसे कि सोलर पैनल हो गया, इंपॉर्टेंट चिप्स हो गए। इस सारे मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये राइस इनिशिएटिव फोकस करती है, राइट? तो ये था ऑल अबाउट G7 कंट्रीज। हमने इनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स देखे दोस्तों, हमने इसकी जेनेसिस देखी, एंड हमने एक राइस इनिशिएटिव के बारे में भी बात किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट? सो मैं आशा करता हूं आपको G7 के बारे में पूरा कंप्लीटली इसकी अ, जानकारी प्राप्त हुई होगी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, वो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है क्या? तो दोस्तों, जीसीसी, व्हाई इट इज़ इन न्यूज़? न्यूज़ में क्यों है? ठीक है? तो रिसेंटली पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने रिकमेंड किया है कि टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू इंडियन नेशनल इन प्रेजेंट इन जीसीसी कंट्रीज, राइट? जितने भी अ, लोग इन प्रेजेंट होते हैं, उनको एक लीगल असिस्टेंस दिया जाए, राइट? जीसीसी कंट्रीज में। तो ये जीसीसी कंट्रीज क्या है दोस्तों? इसकी जेनेसिस क्या है? अब हम ये देखते हैं, ऑलराइट?
तो जीसीसी ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज हैं दोस्तों जो मोस्ट वोलाटाइल वेस्ट एशियन रीजन में बिलोंग करते हैं, राइट? वेस्ट वेस्ट एशियन रीजन जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इस रीजन के 6 कंट्रीज कौन-कौन है? ये है बेसिकली ओमान है, देन कतर है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है एंड सऊदी अरेबिया है। ये टोटल 6 कंट्रीज मिलके बनाते हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। अगर हम जीसीसी की बात कर ले दोस्तों तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये रियाद में है, सऊदी अरेबिया में है और यहीं पे इसे बनाया गया था। ऑलराइट? इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी रियाद, सऊदी अरेबिया में है। अगर हम जीसीसी की बात करें दोस्तों दैट इज़ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, तो ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ कंट्रीज इन द गल्फ रीजन है। जो गल्फ रीजन में जितने कंट्रीज हैं दोस्तों, 6 कंट्रीज हैं, इनके बीच में एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। जैसे कि मैंने बताया मेंबर्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। कौन-कौन से हैं? सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है एंड बहरीन है, राइट? अगर कुछ और की इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों तो जीसीसी में ईरान एंड इराक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, तो जीसीसी बनाया कब गया था? 1981 में एंड इसी ईयर में दोस्तों चल रही थी ईरान एंड इराक वॉर। ईरान इराक वॉर चल रही थी दोस्तों, जहां पे इराक ने ईरान पे क्या किया था? वॉर डिक्लेयर कर दिया था एंड इसी वॉर से सील्ड करने के लिए अपने आप को ये 6 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर एक जीसीसी बनाया था, ताकि ये वॉर की जो इन्फ्लुएंस है, जो इनके कॉन्सिक्वेंसेस है, ये 6 मेंबर स्टेट ऑफ गल्फ रीजन को ना फेस करना पड़े, इसीलिए इन्होंने बनाया था। तो लाजमी है कि ईरान एंड इराक इसके मेंबर्स नहीं है। इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक दोस्तों। अब चलिए हम देख लेते हैं इंडिया एंड गल्फ जीसीसी का क्या रिलेशन है। ऑलराइट, तो जीसीसी एज अ ब्लॉक दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम जीसीसी ब्लॉक है उससे अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन पर ईयर की ट्रेड करते हैं, इसीलिए जीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कुछ और सिग्निफिकेंस की बात करें दोस्तों, तो जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके पास 30% ऑफ ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं कितने परसेंट? 30%। उसमें से जो लीडिंग कंट्री है दोस्तों वो है सऊदी अरेबिया, जिसके पास सबसे ज्यादा है ऑयल रिजर्व। उसके बाद होता है कुवैत, उसके बाद है यूएई। ये 3 लीडिंग कंट्रीज है दोस्तों जीसीसी में, जिनके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। इसीलिए जीसीसी इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक हो जाता है। ऑलराइट, हम 85% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दोस्तों इंडिया की, उसमें से 45% हम जीसीसी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जीसीसी ने अभी रिसेंटली रीस्टार्ट करने की एक इनिशिएट ली है दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। वो चाहते हैं कि फिर से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ इस्टेब्लिश हो। ऑलराइट, अब चलिए जो न्यूज़ की बात है दोस्तों दैट इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर, जो उन्होंने लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की है, इसमें क्या क्या आएगा। ऑलराइट, तो इंडिया मिशन जो लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट के फॉर्म में होगा, राइट? ये ऑल्सो इंक्लूड करेगा इंटरप्रेटर फैसिलिटीज, राइट? लिंगुअल डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों, तो उसको सीमलेस बनाने के लिए एक इंटरप्रेटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा टू डिस्ट्रेस्ड इंडियंस, राइट? इफ ही और शी इज अनेबल टू अफोर्ड सच लीगल हेल्प ऑन हिज और हर ओन। ऑलराइट, जो लोग जो इंडियंस डायस्पोरा है दोस्तों, जो जीसीसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट चंक हैं। अगर उन्हें इम्प्रिजन कर दिया जाता है एंड वो लीगल फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंडियन मिशन के द्वारा उन्हें लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंटरप्रेटर फैसिलिटीज। ऑलराइट, जो इनका लीगल केसेस है दोस्तों, उसको इंडियन मिशन वो खुद नहीं लड़ेगा, वो खुद कोर्ट केसेस नहीं लड़ेगा, वो लॉयर को हायर करेंगे। उनके लिए जो भी इम्प्रिजन या डिस्ट्रेस्ड इंडियंस है दोस्तों, उनके लिए जो इंडियन मिशन है गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज में, उन्हें वो लॉयर हायर करके देगा। एंड उसका जो फीस है वो कहाँ से देंगे? उनका जो फीस है, ये एक फंड है दोस्तों जिसको बोलते हैं इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, वहां से उनको मिलेगा। और ये जो फंड है और किन कामों में यूज होगा? ये बेसिकली लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ जो उनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग असिस्टेंस है,
उनकी इमरजेंसी मेडिकल केयर है, उनके लिए एयर पैसेज टू स्ट्रैंडेड इंडियंस, जितने वहाँ पे फँसे हुए इंडियंस हैं दोस्तों, अगर उनको एयरलिफ्ट करवा के इंडिया लाना है तो उसके लिए भी फंड इसी इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से ही दिया जाएगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है दोस्तों, वहाँ पे अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनका मोर्टल रिमेन्स को वापस इंडिया लाने के लिए भी इसी पर्टिकुलर फंड से फंड सैंक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी भारतीय महिलाएं जो डिजर्टेड कर दी गई हैं किनके द्वारा, ओवरसीज इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल्स के द्वारा जीसीसी कंट्रीज में, तो उनको भी लीगल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडियन मिशन के द्वारा दिया जाएगा। ऑलराइट, ये सारी फंड इन्हें कहां से मिलेगी? ये सारी फंड इन्हें मिलेगी इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। अभी तो हमने जान लिया दोस्तों कि लीगल असिस्टेंस किनको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको प्रीलिम्स में एक ट्रैप क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, दैट लीगल एड विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसे अजम्पशन है दोस्तों जिसमें बताया गया है कि पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, जो लोग पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं एंड जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर्स हैं, वो एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए। राइट, तो कौन एलिजिबल है? सिर्फ इंडियन डायस्पोरा जो जीसीसी कंट्रीज में, जो सिर्फ जीसीसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वही इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये इंडिया के तो होते हैं लेकिन वो कोई दूसरे कंट्रीज के मेंबरशिप होल्ड करते हैं। राइट, सिमिलरली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए ये फैसिलिटी अवेल नहीं कराई जाएगी इंडियन मिशन के द्वारा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं दोस्तों एंड उससे रिलेटेड न्यूज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। जो अगला न्यूज़ है दोस्तों वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत न्यूज़ में है दोस्तों, स्पेशली आफ्टर रसिया यूक्रेन वॉर। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। चलो दोस्तों, तो हम देख लेते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो है वो न्यूज़ में क्यों है। ऑलराइट, तो रिसेंटली फिनलैंड एंड स्वीडन है दोस्तों, उन्होंने फॉर्मली नेटो को ज्वाइन कर लिया है एज अ 31st एंड 32nd मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। राइट, 31st एंड 32nd मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। अगर मैं पहले की बात करूँ दोस्तों, तो पहले इसमें 30 मेंबर्स थे, उसमें से जो 28 थे दोस्तों वो यूरोप मेनली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, प्लस 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि यूएसए एंड कनाडा थे। ऐसे ये लोग 30 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेटो बनता था। अभी इसमें 2 और यूरोपियन कंट्रीज ने फॉर्मली इसे ज्वाइन कर लिया है, जो कि फिनलैंड है एज अ 31st कंट्री एंड स्वीडन एज अ 32nd मेंबर। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं दोस्तों पहले नेटो के बारे में, फिर हम फर्दर ऑन न्यूज़ आएंगे। ऑलराइट, तो नेटो क्या है दोस्तों? ये बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है। राइट, मिलिट्री अलायंस है अगेंस्ट यूएसएसआर इन यूरोपियन रीजन। राइट, पहले जो यूएसएसआर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी दोस्तों, उसको इन्होंने कर्ब करने के लिए एक जो यूरोपियन कंट्रीज है प्लस यूएसए के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे बनाया कब गया था दोस्तों? इसे बनाया गया था 1949 में। राइट, 1949 में बाय वॉशिंगटन ट्रीटी। राइट, ये ट्रीटी के अंदर इसे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। राइट, कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो ये है बेल्जियम दोस्तों, इसके जो कैपिटल है वो है ब्रसेल, वहाँ पे नेटो की हेडक्वार्टर है। राइट, इसमें टोटल अभी 32 मेंबर हैं दोस्तों। जो रिसेंटली ज्वाइन किया है 2 देशों ने, वो क्या है? फिनलैंड एज 31st मेंबर एंड स्वीडन एज 30th मेंबर। राइट, तो अभी इसमें से जो 30 कंट्रीज हैं दोस्तों वो हैं यूरोपियन नेशन के, और जो 2 कंट्रीज हैं दैट इज यूएस एंड कनाडा, वो आते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से। राइट, ईयू जो है दोस्तों, ईयू मेंबर्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, कुछ ऐसे भी देश है दोस्तों यूरोपियन यूनियन में जो नेटो के अभी तक पार्ट नहीं है। उसमें से ऑस्ट्रिया एक है, सिप्रस एक है, आयरलैंड एक है और माल्टा एक है। ऐसे 4 कंट्रीज हैं जो अभी तक नेटो के पार्ट नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसे प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज एवरी मेंबर ऑफ यूरोपियन
union is part of NATO. No, it is not true. The four members, that is Austria, Cyprus, Ireland, and Malta, they are not part of the NATO. All right. नेटो की अथॉरिटी कहां से आती है दोस्तों? नेटो की अथॉरिटी आती है आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर से, राइट? यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है दोस्तों, उसका आर्टिकल 51 यूएन को एज एन मिलिट्री अलायंस एक अथॉरिटी देता है फॉर द सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। हम देखेंगे कलेक्टिव डिफेंस होता क्या है। ऑलराइट, तो चलिए हम एक न्यूज देख लेते हैं जो मोर ऑन न्यूज है। बेसिकली जब फिनलैंड एंड स्वीडन नेटो को फॉर्मली ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो दे बिकम द पार्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंसिव सिस्टम ऑफ नेटो, राइट? कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम ऑफ नेटो। तो जो कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम ऑफ नेटो है दोस्तों, वो कहां से आता है? वो आता है आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से, राइट? इनकी जो ट्रीटी है दोस्तों, नेटो की जो ट्रीटी है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। उसका आर्टिकल 5 बोलता है कलेक्टिव डिफेंस की सिस्टम स्टैब्लिश करता है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अंडर कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम एन अटैक अगेंस्ट वन एलाई, जितने भी 32 मेंबर्स कंट्री हैं दोस्तों, अगर किसी एक पर भी अटैक होता है या उसका खतरा होता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलाइज एंड हेंस सभी देशों की सभी एलाई मेंबर्स की मिलिट्री सर्विस एक्टिवेट कर दी जाती है। मिलिट्री जो सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो क्या अभी तक हिस्ट्री में आर्टिकल 5 दैट इज कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम ऑफ नेटो कभी इन्वोक किया गया है? जी हाँ दोस्तों, एक बार किया गया है, सिर्फ एक बार किया गया है। कब किया गया था? वो 9/11 टेररिस्ट अटैक के दौरान किया गया था, राइट? ये बात ध्यान में रखने वाली है। अभी तक सिर्फ एक बार आर्टिकल 5 दैट इज कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम ऑफ नेटो इन्वोक किया गया है। वो कब किया गया था? वो 9/11 टेररिस्ट अटैक के दौरान किया गया था। अगर आपको मालूम होगा दोस्तों, हाउ नेटो टेकन ओवर दी अफगानिस्तान, राइट, ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो उस टाइम पे ही सिर्फ एक बार आर्टिकल 5 ऑफ नेटो को इन्वोक किया गया था, राइट? अगर आप मैप में देखें दोस्तों, तो ये सारे मेंबर्स आप देख रहे होंगे, ये सारे नेटो के पार्ट हैं, राइट? तो टोटल अभी 30 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज नेटो के पार्ट हैं, प्लस 2 हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज दैट इज यूएसए एंड कनाडा। ऑलराइट, तो ये था एवरीथिंग अबाउट द नेटो। एक और होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं मेजर नॉन नेटो एलाई, राइट? मेजर नॉन नेटो एलाई, ये क्या है? ये बेसिकली यूएस डेजिग्नेटेड पोजीशन है दोस्तों टू फॉरेन पार्टनर्स, राइट, विद सर्टेन बेनिफिट्स इन द एरिया ऑफ डिफेंस ट्रेड एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, राइट? अगर किसी को नेटो MNNA स्टेटस डेजिग्नेट करता है दोस्तों अंडर यूएस लॉ, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस ट्रेड एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। ऑलराइट, अगर डिफेंस शेयरिंग की, नॉलेज शेयरिंग की बात करें दोस्तों, डिफेंस ट्रेड की बात करें, तो MNNA स्टेटस मिले हुए कंट्रीज को ये एक एक्स्ट्रा एज मिलती है, राइट? अगर MNNA स्टेटस की बात करें दोस्तों, इसका मतलब होता है मेजर नॉन नेटो एलाई का उनके ऊपर कोई ऐसा सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं होता है, राइट? लेट्स से अगर जो नेटो के फॉर्मल मेंबर्स हैं दोस्तों, जो 32 मेंबर्स हैं, अगर किसी एक कंट्रीज के ऊपर अटैक होगा, तो ऑल 32 मेंबर्स को अपनी मिलिट्री सिस्टम को, अपनी सिक्योरिटी कमिटमेंट को फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट? बट जो कंट्री को जिन कंट्रीज के पास MNNA स्टेटस होता है दोस्तों, दैट इज मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस होता है, उनके पास ऐसे कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं होती। अगर वो चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो इस चीज से एब्सटेन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यूएस ने MNNA स्टेटस 30 अदर कंट्रीज को दे रखी हैं, राइट? उसमें से मेजर जो कंट्रीज हैं दोस्तों, वो है जापान, साउथ कोरिया, इजराइल एंड एक्सेट्रा, राइट? इनके पास में MNNA का स्टेटस है, राइट? आपको बात जो ध्यान में रखना है दोस्तों, वो है इंडिया इज नॉट अ MNNA मेंबर, राइट? मेजर नॉन एटो एलाई नहीं है कौन? इंडिया। अगर इंडिया मेजर नॉन नेटो एलाई नहीं है दोस्तों, तो अमेरिका ने एक नेटो प्लस का भी ग्रुपिंग का प्लान प्रपोज किया था, राइट? नेटो प्लस का। तो नेटो प्लस का जो प्लान था दोस्तों, वो क्या था? वो बेसिकली वाज अ प्लान टू इंक्लूड इंडिया एज अ पार्ट ऑफ नेटो प्लस ग्रुपिंग, राइट? ये एक प्रपोजल यूएस सीनेट ने पास किया था कि हम जो 32 यूरोपियन प्लस नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, उसके अलावा भी हम जो नेटो की इन्फ्लुएंस है उसको हम इंडो पैसिफिक में एनलार्ज करेंगे, हम उसे बढ़ाएंगे। ऑलराइट,
इसके लिए उन्होंने नेटो प्लान का ग्रुपिंग लेके आया था। ऑलराइट, बट इंडिया ने फॉर्मली उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, बार-बार रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया था दोस्तों? बेसिकली अगर हम नेटो प्लस जॉइन करेंगे तो हम अपनी जो टेरिटरी है उसे मिलिट्री एक्सेशन के लिए अलाउ करेंगे। दैट मीन्स जो भी नेटो के मेंबर्स कंट्री है दोस्तों, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, कोई पर्टिकुलर रीजन की सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे इंडिया में। तो उससे क्या होता दोस्तों, उससे हमारी सोवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। इसीलिए इंडिया ने फॉर्मली रिजेक्ट किया है नेटो प्लस ग्रुपिंग को ज्वाइन करने का। ऑलराइट, सो अभी नेटो प्लस, दैट इज नेटो प्लस 5 है अभी, राइट? नेटो प्लस 5, 5 अलग-अलग ऐसे कंट्रीज है दोस्तों जो अभी नेटो प्लस के मेंबर हैं। वो 5 देश कौन-कौन से हैं? पहला है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इज़राइल एंड साउथ कोरिया। दिस आर द मेंबर्स ऑफ नेटो प्लस ग्रुपिंग्स। ऑलराइट, ये बेसिकली बूस्ट करता है डिफेंस एंड इंटेलिजेंस टाइज बिटवीन द नेटो मेंबर्स एंड नेटो प्लस 5 मेंबर्स। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इज़राइल एंड साउथ कोरिया। ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नेटो प्लस grouping. All right, so Australia, New Zealand, Japan, Israel, and South Korea are the part of NATO plus 5 groupings. All right, so this was all about the NATO. मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इन लाइन इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये न्यूज़ में क्यों है। ऑलराइट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है दोस्तों, उसकी जो टीम है उन्होंने इंडिया को विजिट किया था फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ द फॉर द फोर्थ राउंड ऑफ म्यूचुअल इवेल्युएशन। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं तो जो एफ की फॉलो अप होती है दोस्तों, वो 10 साल में एक बार होती है। ये डिकेडल फॉलो अप इसे बोलते हैं। डिकेडल फॉलो अप इसे बोलते हैं। तो लास्ट जब इनकी म्यूचुअल इवैल्यूएशन की मीटिंग कब हुई थी? ये 2010 में हुआ था। ये 2010 में हुआ था। इसके बाद ये ड्यू था, कब था? ये ड्यू था 2020 में, अक्टूबर 2020 में। बट कोविड के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया एंड ये इसे लगातार 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया फॉर वेरियस रीजन। एंड फाइनली जो फोर्थ राउंड ऑफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन हुई थी दोस्तों, वो अक्टूबर 2023 में हुई थी। ऑलराइट, ये तो हो गया जस्ट अबाउट द न्यूज़। ऑलराइट, हम जो फाइनल इसकी रिव्यू मीटिंग होगी दोस्तों, रिव्यू मीटिंग इन द सेंस, रिव्यू मीटिंग में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है वो कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन बताती है कि उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में क्या सिचुएशन है, वो टेरर फाइनेंसिंग में क्या उनकी पोजीशन है। ऑलराइट, हम जैसे और एफएटीएफ के बारे में जानेंगे तो इसकी मेन जो मोडस ऑपरेंडाई है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो जो फाइनल रिव्यू मीटिंग होनी है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, वो होनी है जून 2024 में, जहां फाइनल इंडिया का रिजल्ट हमें पता चलेगा। तो क्या इंडिया ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा? वी डोंट नो, लेट्स सी। राइट, बट म्यूचुअल इवेल्युएशन क्या होता है? राइट, 4 राउंड ऑफ यहाँ पे म्यूचुअल इवेल्युएशन कर रहा है दोस्तों एफएटीएफ। तो म्यूचुअल इवेल्युएशन होता क्या है? ये बेसिकली इन डेप्थ कंट्री की एनालिसिस होती है दोस्तों। इन डेप्थ कंट्री की एनालिसिस होती है जहां पे वो बेसिकली एनालाइज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ऑलराइट, क्या एनालाइज करते हैं कि कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग को एंड टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए कितना एक्टिवली एक्शन ले रहे हैं एंड जो एफएटीएफ की पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बेसिस में अगर लेट्स से पाकिस्तान या कोई भी कंट्री उस पॉलिसीज को या इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो फिर उन्हें ग्रे लिस्टेड किया जाता है या फिर ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम थोड़ी एफएटीएफ की जेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो एफएटीएफ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों, वो हुई थी G7 समिट पेरिस में 1989 में। ऑलराइट, बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू द थ्रेट विच वाज लूमिंग ओवर द फाइनेंशियल सिस्टम। ऑलराइट, जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम में थ्रेट लूम हो रहा था दोस्तों ड्यू टू वेरियस टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के कारण जो वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम थी वो अंडर थ्रेट थी। तो इसी चीज को कॉम्बैट करने के लिए जो G7 कंट्रीज है उन्होंने मिलकर G7 समिट में 1989 में इसका एफएटीएफ का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया था। राइट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एफएटीएफ है क्या।
तो एफएटीएफ है दोस्तों, यह है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी क्यों? क्योंकि इसे G7 के मेंबर कंट्रीज एंड और भी जितने पार्टिसिपेंट कंट्री है इनकी गवर्नमेंट ने मिलकर आपस में सह सहमति से बनाया है। ऑलराइट, इसका मेन एजेंडा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अगर G7 का मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे दोस्तों तो वो क्या है? वो मेन चाहते हैं कि जो वर्ल्ड का इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है वो इन सिंक रहे, वो हार्मनी में रहे, राइट? तो किसी भी कारण से लेट्स से फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग या किसी भी कारण से अगर वर्ल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को किसी भी तरीके की परेशानी पहुंचती है तो फिर ये लोग एक्शन लेते हैं। तो उसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन भी किया था। अभी एट प्रेजेंट दोस्तों टोटल 39 मेंबर्स हैं, राइट? 39 मेंबर्स इन द सेंस जो 37 है वो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, राइट? लेट्स से फॉर इंडिया एंड अदर स्टेट्स लाइक यूएस एंड एक्सेट्रा, एंड जो दो है दोस्तों वो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से एक है जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और एक है दोस्तों यूरोपियन कमीशन। ऑलराइट, ये टोटल मिलके हैं 39 मेंबर्स एट प्रेजेंट किसके? एफएटीएफ के। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था दोस्तों एफएटीएफ? इंडिया ने बेसिकली ज्वाइन किया था 2010 में, 2010 में ज्वाइन किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है। चलिए अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी वर्किंग, उसकी मॉडस ऑपरेंडाई क्या है? ऑलराइट, तो सबसे पहले ये तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है दोस्तों टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज, राइट? वो कैसे करता है? बाय बाय फॉर्मुलेटिंग सर्टेन पॉलिसीज ऑन ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स। ये सारे स्टैंडर्ड वो सेट करके जो ग्लोबल इलीगल एक्टिविटीज है उसको प्रिवेंट करने में ये काम करता है। ऑलराइट, ये स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क को रिलाई भी करता है एंड रीजनल एफएटीएफ जैसे एफएटीएफ स्टाइल रीजनल बॉडीज भी सेट करता है दोस्तों टू इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन एंड प्रोवाइड इनपुट इन एफएटीएफ पॉलिसी मेकिंग, राइट? तो एक तो ग्लोबल एफएटीएफ होता है दोस्तों जो कि ग्लोबल लेवल में काम करता है, एंड एक ये रीजनल स्पेसिफिक भी एफएटीएफ बॉडीज बनाते हैं। वो इंश्योर करता है कि जितनी भी रिकमेंडेशन जो एफएटीएफ पॉलिसी मेकिंग ने दी है उसे उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो जाए। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक एग्जांपल है किसका? ये एक एग्जांपल है एफएटीएफ स्टाइल रीजनल बॉडीज का, जिसे हम बोलते हैं एफएसआरबीज। रिमेंबर दिस, ऑलराइट? एफएसआरबीज किसकी पार्ट है? ये बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पार्ट है। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडीज, राइट? इसका एग्जांपल है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? सो जो कंट्रीज रिपीटेडली फेल हो जाते हैं दोस्तों टू अदियर टू दी एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स, राइट, उनको ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, राइट? तो रिसेंटली एक न्यूज आया था कि पाकिस्तान वाज लिस्टेड इन द ग्रे लिस्ट, राइट? उसके बाद 2022 में पाकिस्तान को डीलिस्ट भी कर दिया गया एंड अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया को ग्रे लिस्टेड कर दिया गया है, राइट? तो जो एफएटीएफ की रिकमेंडेशन को अदियर नहीं करते हैं दोस्तों उन्हें बेसिकली ग्रे लिस्ट में एंड ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, राइट? हम देखेंगे ग्रे लिस्ट में एंड ब्लैक लिस्ट में डालने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ऑलराइट, तो जो कंट्रीज को ग्रे लिस्टेड कर दिया जाता है दोस्तों उसकी बेसिकली मॉनिटरिंग इंक्रीज हो जाती है। जो भी G7 कंट्रीज होते हैं दोस्तों इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं एंड उसके बाद जितनी भी इकोनॉमिक डिसीजन लेनी होती है इस डिसीजन के बेसिस पे वो लेते हैं, राइट? तो ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, राइट? लेट्स से अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड हो गया तो उनकी मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी। ऑलराइट, सो कंट्रीज जैसे कि जो सेफ हेवन होते हैं फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिकली इस कैटेगरी के कंट्रीज को ग्रे लिस्टेड किया जाता है, राइट? सेफ हेवन फॉर टेरर फंडिंग जैसे कंट्रीज के लिए ग्रे लिस्ट किया जाता है। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज अगर कोई हो गया दोस्तों तो ये क्या होता है? ये बेसिकली कॉल फॉर एक्शन हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर बहुत सारे तरीके की एक्शन ली जाती है। फॉर एग्जांपल इवन रिमूवल फ्रॉम द एफएटीएफ, रिमूवल ऑफ कंट्रीज फ्रॉम एफएटीएफ। रिसेंटली रसिया को रिमूव कर दिया गया था एफएटीएफ से, क्यों? क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था। ऑलराइट, तो बेसिकली जो कंट्रीज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होते हैं उन्हें बेसिकली ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने अभी बताया जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया को सस्पेंड कर दिया है ओवर यूक्रेन वॉर, राइट? अभी रिसेंटली एफएटीएफ ने साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया को ग्रे लिस्टेड कर दिया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बेट करने से लिए एंड टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बेट करने से उन्होंने
उनकी स्टैंडर्ड मैच नहीं हुई, इसीलिए साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया को क्या कर दिया गया है, ग्रे लिस्टेड कर दिया गया है। पाकिस्तान जो पहले ग्रे लिस्ट में था दोस्तों, उसको 2022 में रिमूव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंप्रूवमेंट्स की है उनकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज पे। ऑलराइट, एंड जो कंट्रीज जो एफएटीएफ होता है दोस्तों, वो एक रिपोर्ट भी रिलीज करता है ऑन क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट एफएटीएफ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल राइट, तो नेक्स्ट थिंग जो न्यूज़ में है दोस्तों, वो है अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। चलिए हम ये देखते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑल राइट, तो रिसेंटली अभी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 23rd काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? कोलंबो, श्रीलंका में। कहाँ पे हुई थी? कोलंबो, श्रीलंका में हुई थी। इसी के साथ इस मीटिंग ये जब मीटिंग हो रही थी दोस्तों, तभी साथ में एक को इंसिडेंट भी हुआ था, जहाँ पे कोलंबो की डॉक में एक चाइना की स्पाई वेसल भी डॉक थी। राइट, इसी के लिए ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मीटिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड साथ में अ, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है हमारे यूपीएससी के लिए। ऑलराइट, तो चलिए हम थोड़ी देख लेते हैं जेनेसिस के बारे में। इसकी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which was established in 1997 based on the vision of नेल्सन मंडेला। अगर आपको याद होगा तो 1995 में दोस्तों नेल्सन मंडेला जी हमारे देश आए हुए थे, एंड उन्होंने अपनी स्पीच में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को इन्विजन किया था। ये इनका मानना था कि अगर डेवलप्ड नेशंस के पास में यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास में ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए जो साथ में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोलैबोरेशन कोऑपरेशन कर सके। उसी के बेसिस पे 1997 पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसकी सेक्रेटरीएट कहाँ पे है दोस्तों? इसकी सेक्रेटरीएट है मॉरिशस में। मॉरिशस में है। ऑलराइट, मॉरिशस में है। मॉरिशस में है। ऑलराइट, इसका एम क्या है दोस्तों? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का? टू स्ट्रेंथन रीजनल कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन इंडियन ओशन रीजन। ऑलराइट, इसमें आपको कीवर्ड्स क्या याद रखना है? रीजनल कॉर्पोरेशन याद रखना है दोस्तों, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखना है। टोटल मेंबर्स कितने हैं दोस्तों? इसके 23 मेंबर्स हैं। अब जैसे देख पा रहे होंगे, ऑल द कंट्रीज सराउंडिंग इंडियन ओशन रीजन, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, उसके बाद मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, सिचेलिस हो गया, मालदीव्स हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, यूएई हो गया। ये सारे 23 कंट्रीज मिलके इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को बनाते हैं। इसके साथ में इसके 11 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं दोस्तों, जो बेसिकली यूएस है, यूके है, जापान है, एंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है दोस्तों, वो एनुअली मिलते हैं एंड डिसाइड करते हैं ऑन डिफरेंट पॉलिसी मैटर्स। ऑलराइट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों इंडिया के लिए? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली ये इंडियन ओशियन है दोस्तों, वो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है। इसके साथ में ये 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करता है। ऑलराइट, इट अकाउंट्स फॉर इंडियन इंडियन ओशियन है दोस्तों, वो 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड को अकाउंट भी करता है। उसका मतलब जितनी भी 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड होती है दोस्तों, वो इंडियन ओशियन के रूट से होती है। अगर हम पैसे की उससे बात करें दोस्तों, इसमें 1 ट्रिलियन यूएसडी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। इतनी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्रीज में कितनी वैल्यू की? 1 ट्रिलियन यूएसडी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, अगर हम इंट्रा आईओआरए मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मेंबर्स कंट्रीज की आपस में जब ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो वो अराउंड 8 बिलियन यूएसडी की है। राइट, 8 बिलियन यूएसडी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर अवर कंट्री दोस्तों। राइट, तो जो आईओआर का जो चेयरमैनशिप था दोस्तों, वो पहले बांग्लादेश के पास था। इससे पहले वो बांग्लादेश के पास में था। अभी वो श्रीलंका के पास है फॉर द ईयर 2023-2025 तक। ऑलराइट, इसीलिए जो अभी 23rd काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की सपोर्ट समिट हुई थी, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी कोलंबो में।
इंडिया के पास चेयरमैनशिप आ जाएगा दोस्तों इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 2025 टू 2027 तक के लिए। ऑलराइट, तो श्रीलंका के बाद चेयरमैनशिप किसके पास आएगा? वो आएगा इंडिया के पास। कब आएगा? 2025 में आएगा। इट वॉज ऑल अबाउट द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। Now, next in the news is FIPIC. What is FIPIC? FIPIC is basically Forum for India Pacific Island Cooperation. Alright, so the FIPIC summit was held at Port Moresby at capital of Papua New Guinea. Alright, तो उस समिट में इंडिया ने 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान प्रपोज किया था फॉर द पैसिफिक आइलैंड नेशंस। ऑलराइट, तो चलिए हम पैसिफिक आइलैंड नेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम पैसिफिक आइलैंड नेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये बेसिकली 3 जियोग्राफिकल ब्रॉड आइलैंड कंट्रीज को कंसिस्ट करता है। एक तो हो गया माइक्रोनेशिया, फिर आता है मेलिनेशिया, फिर आता है पॉलिनेशिया। ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो मेलिनेशिया में कंट्रीज आते हैं दोस्तों जैसे कि सोलोमन आइलैंड हो गया, फिजी हो गया, राइट, पपुआ न्यू गिनी हो गया एंड एक्सेट्रा। माइक्रोनेशिया की बात करें दोस्तों तो उसमें आती है मार्शल आइलैंड, उसके बाद आता है गुआम, पलाऊ एंड एक्सेट्रा। एंड जो पोलिनेशिया है दोस्तों ये है सबसे बड़ा, इसमें आती है आइलैंड्स लाइक किरिबाती, टोकेलाउ, तुवालू, समोआ, कुक आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा एंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो जब हम फिपिक की बात करें दोस्तों, दैट इज इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली लॉन्च हुआ था कब? 2014 में। इंडिया की ही एक इनिशिएटिव है दोस्तों, बेसिकली टू स्ट्रेंथन द इंडिया एंड द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, ये बेसिकली इंडिया के साथ में 14 अदर कंट्रीज इसके पार्ट हैं, जैसे कि कुक आइलैंड हो गया, फिजी हो गया, किरिबाती हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, नाउरू हो गया, न्यू हो गया, पलाऊ हो गया, पेपुआ न्यू गिनी हो गया, समोआ हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, टोंगा हो गया, टुबालू हो गया एंड वानुआतू हो गया। Alright, so recently, after a long period of time, Indian Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji has become the first Indian Prime Minister to fly down to the Papua New Guinea for this particular summit. Alright, so 2014 के बाद में ये तीसरी समिट हुई थी दोस्तों। पहले तो 2014 में हुआ था, फिर हुआ था 2015 में, उसके बाद अभी डायरेक्ट ये 2023 में हो रहा है। इसीलिए ये एक समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हो जाती है इन ऑर्डर टू एक्सटेंड इंडियाज इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ऑलराइट, चलिए हम कुछ और अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की भी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं वो 3 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड को कंसिस्ट करती है। उसमें से एक है मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। ऑलराइट, इनकी जो खासियत है दोस्तों, दी पैसिफिक आइलैंड जो कंट्रीज हैं वो लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स उनके पास में हैं, which are resources of natural and mineral, which are the sources of natural and mineral resources। उनके पास में बहुत ज्यादा नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज की एक्सेस है, सी एक्सेस के कारण। ऑलराइट, लाइक एलएनजी। ऑलराइट, तो इसी रिसोर्सेज के कारण ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। इंडिया ने अभी रिसेंटली कंसिडर किया है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टार सी इनिशिएटिव है दोस्तों, उसको पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में भी एक्सपेंड किया जाए। तो स्टार सी इनिशिएटिव जो आईएसए की है दोस्तों, वो क्या है? ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है टू बिल्ड स्टार सेंटर्स विच विल एक्ट एज हब्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, एक्सपर्टाइज ऑन द सोलर एनर्जी। राइट, तो एक स्टार शेप में एक हब बनाया जाएगा विच विल कनेक्ट द एंटायर ग्लोब। राइट, जो कि बेसिकली एक एक रीजनल सेंटर होंगे, वो बेसिकली हब होंगे टेक्नोलॉजी के, नॉलेज के, एक्सपर्टीज ऑन सोलर एनर्जी के। राइट, इट इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय आईएसए, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड यूएनआईडीओ। So this was all about the FIPIC दोस्तों, that is Forum of India and Pacific Island Cooperation. All right, I'm hoping that you guys are liking this particular lecture. If you do so, then please ensure to show your love by subscribing to the channel, that is Executive IES. All right, so now let's continue with the next topic, that is Eastern Economic Forum. All right, तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम न्यूज में क्यों है दोस्तों? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं। अभी रिसेंटली 8 ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ कहाँ पे? ये रशियन पोर्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्टॉक में हुआ।
राइट। अगर इसके बारे में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये 2015 में बनाया गया था फॉर टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रसियाज फार ईस्ट रीजन, राइट। तो रसिया के जो फार ईस्ट रीजन है दोस्तों, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बनाया गया था 2015 में। ऑलराइट, बेसिकली ये जो फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों ऑफ रसिया का, वो क्या है, वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रसिया है and borders the Pacific and Arctic Ocean. All right. And 5 countries that is China, Japan, Mongolia, United States and जो नॉर्थ कोरिया है दोस्तों, ये इसको बॉर्डर करते हैं। किसको? जो फार ईस्टर्न, ये जो रीजन है दोस्तों, जो यूनाइटेड स्टेट्स की अलास्का वाला रीजन है, जो ये रसिया का ये ईस्टर्न मोस्ट रीजन है। बेसिकली दिस इज द फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रसिया। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए रसिया ने बनाया था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। कब बनाया था? 2015 में बनाया था। ये जो इसकी सिग्निफिकेंट ये है दोस्तों, ये रसिया का 1/3 ऑफ रसिया टेरिटरी एनकम्पास करता है। एंड ये बहुत ज्यादा रिच भी है नेचुरल रिसोर्सेज में, सच एज फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड, कोल एंड अदर मिनरल्स। इसीलिए ये जो फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रसिया है दोस्तों, जो ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ रसिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एज यूजुअल चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द रीजन, फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड जापान, राइट। तो चाइना कहीं भी पहुंच जाता है। सिमिलरली चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर, जहां पे उसे रिसोर्स मिलता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट डाल देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। जो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, बहुत छोटा है, that is partners in blue pacific, right? So recently the foreign ministers meeting of partners in blue pacific initiative was held. ऑल राइट, सो पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक की जब बात करें दोस्तों, तो ये 5 देशों की इनफॉर्मल मैकेनिज्म है टू सपोर्ट पैसिफिक आइलैंड एंड टू बुश डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज इन द रीजन, राइट। तो जैसे अभी हमने पैसिफिक आइलैंड की बात करी दोस्तों, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया, उनके बीच में एक डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट करने के लिए 5 नेशन की एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, राइट। सो बेसिकली इट वाज अनाउंस्ड बाय यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान, राइट। तो ये जो 5 देश है उनके बीच में ही ये इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जो बनाया गया था 2022 में, जिसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, राइट। क्योंकि इन्हीं देशों के वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस है दोस्तों, कहां पे? पैसिफिक आइलैंड में। इसीलिए पैसिफिक आइलैंड वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स एंड जापान के लिए, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टनर्स इन द ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट है दोस्तों G77, ऑलराइट। G77 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो चलिए अब देखते हैं G77 न्यूज में क्यों है। तो रिसेंटली इंडिया ने रीआइटरेट किया है दोस्तों इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ एट G77 प्लस चाइना समिट इन क्यूबा, राइट। G77 प्लस चाइना समिट हुआ था कहां पे? क्यूबा में। वहां पे इंडिया ने अपनी जो कमिटमेंट है दोस्तों टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ, उसको रीआइटरेट किया है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली एक चीज है दोस्तों, हम यहाँ पे G77 प्लस चाइना क्यों बोल रहे हैं? क्या चाइना इसका पार्ट नहीं है? नहीं दोस्तों, चाइना इसका एक ऑफिशियल मेंबर नहीं है, दो चाइना वर्क्स वेरी क्लोजली विद द G77 मेंबर्स, बट चाइना ऑफिशियली उसका मेंबर नहीं है, ऑलराइट। अगर हम G77 की बात करें दोस्तों, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। इवन दी G7 से भी पहले, G7 जो अराउंड 1975 में बनी थी दोस्तों, उससे भी पहले G77 आया था, राइट। G77 आया था, G77 आया था। ये क्या है दोस्तों? इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। जैसे G7 इज अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंस ऑफ 7 मोस्ट इंडस्ट्रियली एडवांस्ड नेशन, वैसे जो G77 कंट्री है दोस्तों, इट इज अ ग्लोबल ग्रुपिंग ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इसका मेन एम क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द मीन्स फॉर द कंट्रीज of the global south to articulate and promote their collective economic interest, right। जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है दोस्तों, 77 कंट्रीज, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है सो दैट दे कैन कम्युनिकेट देयर कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट, राइट, एंड नेगोशिएशन कैपेसिटी इन दी वेंचर्स इन द प्लेटफॉर्म्स लाइक ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशंस में, राइट। तो अगर ये एज अ ग्रुप ऑफ 77 नेशन की बारे में मिलके बात करेंगे दोस्तों, तो उनकी जो बात है वो ज्यादा अच्छे से एंड एफिशिएंटली सुनी जाएगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशन सिस्टम में। इसीलिए इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को बनाया गया था। इसका मेन एम है दोस्तों वो प्रमोट करना साउथ साउथ कॉर्पोरेशन को फॉर डेवलपमेंट, ऑलराइट।
इसमें टोटल 134 मेंबर्स हैं एंड इंडिया इसका पार्ट है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज पार्ट ऑफ G77। इसका अगर हम सिग्निफिकेंस का बात करें दोस्तों, तो इट इज अ लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं दोस्तों, उसमें से जो G77 है, इट इज द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। सो इट वाज ऑल अबाउट द G77 कंट्रीज दोस्तों। अब चलिए बात कर लेते हैं G24 की। तो G24 भी एक ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन है दोस्तों। इट हैज बैक्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ऑलराइट, अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, तो अभी एक इनिशिएटिव चल रही है दोस्तों, जहां पे एक ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग नेशंस है, वो आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, उसमें एक रिफॉर्म करना चाहिए। ऑलराइट, तो जो G24 एक ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन है, उन्होंने ये आइडिया को बैक किया है, जिसमें इंडिया भी एक लीडिंग मेंबर है। ऑलराइट, अगर हम G24 की जेनेसिस की बात करें, so it was established in 1971 दोस्तों by the group of G77 as one of its chapters and formally created in 1972। ऑलराइट, ये G77 का ही एक सब ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों फॉर स्पेसिफिक पर्पस, राइट। तो G77 में एक ग्रुप बना दिया गया है G24, जो बेसिकली प्रमोट करते हैं द आइडियाज दैट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, उनमें रिफॉर्म होने चाहिए। ऑलराइट, अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों G24 के बारे में, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 24 इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट्स the position of developing countries on monetary and development issues in the deliberation and decision of the Bretton Woods institution। ये तो हो गई अपनी बोल बच्चन वाली भाषा। अगर आसान भाषा में बताऊं तो वही बात है दोस्तों, दैट इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग ऑफ 24 नेशंस, राइट, जो बेसिकली प्रमोट करते हैं कि हाँ, देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। जितने भी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उसमें अभी एक रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें टोटल 28 मेंबर्स है दोस्तों। अभी तक के 28 मेंबर्स है। इंडिया भी इसका पार्ट है, प्लस चाइना, राइट। चाइना क्यों, प्लस चाइना क्यों? क्योंकि चाइना इस आइडिया को सपोर्ट करता है दोस्तों। इंडिया एंड चाइना इसी एक मुद्दे में साथ है कि देयर इज अ नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड एक्सेट्रा, राइट। तो इसीलिए चाइना भी इसका एक पार्ट है। इसका सेक्रेटरिएट कहाँ है दोस्तों? इसका सेक्रेटरिएट है वॉशिंगटन DC में, इन दी IMF हेडक्वार्टर्स, राइट। IMF हेडक्वार्टर्स है, उसी में इसका एक सेक्रेटरिएट भी है। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट G24 ग्रुपिंग दोस्तों, G24 ग्रुपिंग। ऑलराइट, अब अगर हम बात कर ले, तो अब बात करते हैं I2U2 का। I2U2 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों अभी 2023 में, एंड हमारे यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली इंडिया, इजराइल एंड UAE, राइट, अंडर I2U2 ग्रुप में उन्होंने अनाउंस किया है एक न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर, राइट। वहां पे वो एक यूनिक स्पेस बेस्ड टूल बनाएंगे फॉर पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशन एंड एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो यूनिक स्पेस बेस्ड टूल बनाएंगे किनके लिए? पॉलिसी मेकर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो बेसिकली एक रिसर्च में हेल्प करेगा दोस्तों फॉर बेटर पॉलिसी मेकिंग, राइट। तो I2U2 में तो यूनाइटेड स्टेट्स भी है दोस्तों, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इसका पास नहीं है, सिर्फ इंडिया, इजराइल एंड UAE ही नहीं मिलके इसको, ये इनिशिएटिव को किया है। ऑलराइट, अगर हम इसकी ग्रुपिंग की बात करें दोस्तों, तो I2U2 क्या है? इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, इजराइल एंड USA एंड UAE, राइट। अब दो आई देख पा रहे होंगे एंड दो यू देख पा रहे होंगे। तो देयर आर 4 मेंबर्स इन दी I2U2 इनिशिएटिव। So it was first mentioned in 2021, all right, following the Abraham Accords between Israel and UAE to deal with the issues concerning maritime security, infrastructure and transport in the region, right। एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था किसके बीच में? इसराइल एंड UAE के बीच में, टू डील विद द कंसर्न्स लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? I2U2 का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू स्टैब्लिश एन इंटरनेशनल फोरम टू डिस्कस कॉमन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। एक इंटरनेशनल फोरम बनाया जाएगा दोस्तों इन मेजर डेवलपिंग कंट्रीज का प्लस USA, टू डिस्कस द कॉमन एरिया ऑफ
इंटरेस्ट, राइट? जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, जैसे कि बात हो गई पार्टनरशिप इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, वैसे-वैसे बातें यहाँ पे होंगी। ऑलराइट, तो दिस वाज़ ऑल अबाउट I2U2। अब नेक्स्ट है ऑकस। ऑकस है दोस्तों, राइट? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है दोस्तों, जॉइंटली ऑपरेट डीप स्पेस एडवांस्ड रडार कैपेबिलिटी, राइट? DARC। DARC क्या है दोस्तों? डीप स्पेस एडवांस्ड रडार कैपेबिलिटी, राइट? तो ये जॉइंटली ऑपरेट करेंगे। कौन जॉइंटली ऑपरेट करेंगे दोस्तों? ऑकस के जो मेंबर्स हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ऑलराइट, सो DARC जो है दोस्तों, वो क्या करेगा? दैट इज डीप स्पेस एडवांस रडार कैपेबिलिटी। ये क्या करेगा? ये बेसिकली इनहेंस करेगा कलेक्टिव स्पेस डोमेन अवेयरनेस, राइट? कलेक्टिव डोमेन स्पेस डोमेन अवेयरनेस को ये इनहेंस करेगा। अगर हम ऑकस की बात करें दोस्तों, तो ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, राइट? ट्राइलेटरल क्यों? क्योंकि इसमें 3 कंट्रीज है। कौन-कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है। इसे बनाया कब गया था दोस्तों? इसे बनाया गया था 2021 में, राइट? तो बेसिकली इसका जो मेन एजेंडा था दोस्तों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ ईच गवर्नमेंट टू सपोर्ट सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी मेंबर है दोस्तों, ट्राइलेटरल मेंबर हैं इस ग्रुपिंग के, वो बेसिकली उनकी कैपेबिलिटी पे काम करना, सो दैट दे कैन सपोर्ट इन सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर कंट्रीज, राइट? इट विल प्रमोट डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड फोस्टर डीपर इंटीग्रेशन एंड एक्सेट्रा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द DARC दोस्तों, दैट इज डीप स्पेस एडवांस रेडार कैपेबिलिटी एंड ऑकस, राइट? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। DARC के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द व्हाई DARC इज इन न्यूज़, ओके? ऐसा करके कुछ क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है दोस्तों, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट? तो ये न्यूज़ क्या है? रिसेंटली इंडिया एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज IAEA, मिलके एग्री किए हैं दोस्तों कि दे विल कॉपरेट ऑन एक्सटेंडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबल साउथ रीजन। ऑलराइट, जैसे कि अभी इंडिया जो है दोस्तों, दैट इज द वॉइस स्पोक्स पर्सन ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IAEA, उन्होंने कन्विंस किया है दैट टू कॉपरेट ऑन एक्सटेंडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबल साउथ। तो चलिए हम थोड़ी IAEA के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है दोस्तों? ये एक वर्ल्ड की सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, राइट, फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें दोस्तों, तो IAEA एक रिस्पॉन्सिबल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जो बेसिकली साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन करता है। Alright, India has been one of the founding member of International Atomic Energy Agency in 1957, right? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑलराइट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट टू वेरीफाई दैट द न्यूक्लियर मटेरियल्स, राइट? जो जितने न्यूक्लियर मटेरियल्स है, जैसे कि यूरेनियम 23592 हो गया, दे आर यूज्ड सोलेली फॉर पीसफुल पर्पसेस। सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर मटेरियल्स यूज कर रहे हैं दोस्तों, ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, राइट? सो इसी के लिए जो IAE है, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है एज एन सेफगार्ड अग्रीमेंट। ऑलराइट, तो इंडिया एंड IAEA ने साइन किया है दोस्तों एक अग्रीमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड्स टू सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन इंडिया इन 2009, राइट? दैट इन जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल है दोस्तों, वो हमारे इंडिया में सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज होगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इंडिया एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक अग्रीमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड साइन किया है। कब साइन किया था दोस्तों? ये 2009 में साइन किया था, राइट? ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया एंड IAEA ने अभी कॉपरेट किया है दैट दी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मस्ट बी सप्लाइड टू द ग्लोबल साउथ। ऑलराइट, ये था एवरीथिंग अबाउट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ऑलराइट, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ऑलराइट, सो IOM, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन दोस्तों, इन कोलाबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रयास प्रोजेक्ट, राइट?
प्रयास प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ये है प्रयास की एक्रोनिम, ये है प्रयास का फुल फॉर्म। क्या है? एक बार मैं अगर और रीआइटरेट करूँ तो प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन, राइट? रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ये है प्रयास, राइट? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM in partnership with the Ministry of External Affairs for the year 2023 to 2024 के लिए ही लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, राइट? सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन फैसिलिटेट फैसिलिटेट करना। किसके लिए करना दोस्तों? एस्पायरिंग इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स, राइट? जो भी इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स एंड स्टूडेंट हैं, अगर वो किसी दूसरे देश में जाके काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये एक सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन फैसिलिटेट करेगा। क्या करेगा? कौन करेगा? प्रयास प्रोजेक्ट करेगा। ये बेसिकली दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नीति आयोग एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के कोलैबोरेशन से मिलके ये एक प्रयास प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। अगर हम आईओएम की बात करें दोस्तों, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951, राइट? 1951 में। ये है क्या दोस्तों? ये एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन, राइट? रिमेंबर दिस, माइग्रेशन के फील्ड में ये एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईओएम इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। जो यूएन सिस्टम है दोस्तों, उसका एक पार्ट है, उसका एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी करंट मेंबरशिप दोस्तों इसकी 175 है एंड इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर migration, right? That is why it becomes very very important. It works, इसका मेन मोडस ऑपरेंडाई क्या है दोस्तों? इट वर्क्स टू हेल्प एंश्योर द ऑर्डरली एंड ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशन। जितनी भी माइग्रेशन हो रही है दोस्तों, वो एक ऑर्डर एंड सेफ वे में हो, रेदर देन वो इलीगल वे में हो, राइट? टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन माइग्रेशन इशूज, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। The next in news is the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, राइट? आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तो रिसेंटली न्यूज में क्यों है दोस्तों? अंगोला एक कंट्री है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है किससे? ओपेक से। ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर हम ओपेक की बात कर ले दोस्तों, तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो वियना ऑस्ट्रिया में है, राइट? वियना ऑस्ट्रिया में है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, किसकी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे था दोस्तों? इसका भी हेडक्वार्टर था वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन वियना ऑस्ट्रिया। व्हाट इज ओपेक दोस्तों? इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करता है दोस्तों? ये बेसिकली करता है कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाइज द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, राइट? ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है दोस्तों एंड यूनिफाई करता है जितने भी पेट्रोलियम रिलेटेड पॉलिसीज है इसके मेंबर कंट्रीज के, राइट? तो जैसे इसकी ऑब्जेक्टिव भी है दोस्तों, टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम रिलेटेड पॉलिसीज अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज so that to secure fair and stable prices for petroleum producers and ensure efficient economic and regular supply of petroleum to the consuming nations, right? वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है एंड यूनिफाई करता है पेट्रोलियम रिलेटेड पॉलिसीज, ताकि जो पेट्रोलियम मार्केट है दोस्तों उसमें एक फेयर एंड स्टेबल प्राइस रहे, ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हो। एंड ऑल्सो वो इंश्योर करता है कि देर इज एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई टू द कंज्यूमिंग नेशंस, ऑलराइट? अभी इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं दोस्तों? 12 मेंबर्स हैं, राइट? याद रखने वाली बात है, कितने टोटल मेंबर्स हैं? इसके टोटल 12 मेंबर्स हैं। अभी 12 मेंबर्स में कौन कौन है दोस्तों? सऊदी अरेबिया मेंबर है, यूएई मेंबर है, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया एंड इक्वेटोरियल गुइना, गेबॉन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड वेनेजुएला। तो जितने भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग मेंबर्स हैं दोस्तों, ये इसके मेंबर हैं, ऑलराइट? तो ओपेक है दोस्तों, वो ब्रांड क्रूड एज अ बेंचमार्क फॉर क्वालिटी यूज करता है, राइट? तो क्रूड भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं दोस्तों। तो जो ओपेक है वो ब्रांड क्रूड यूज करता है एज एन बेंचमार्क फॉर क्वालिटी, ऑलराइट? तो रिसेंटली ओपेक एंड ओपेक प्लस ने एक डील भी रीच किया है दोस्तों, टू रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन टारगेट्स, राइट? ओवरऑल प्रोडक्शन टारगेट क्यों? क्योंकि जो क्रूड ऑयल के रेट्स थे मार्केट में बहुत ज्यादा नीचे घटते जा रहे थे, सो दैट
दे हैव पुट द लिमिट ऑन द ओवरऑल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ द पेट्रोलियम एंड द क्रूड ऑयल, राइट। सो जब ओपेक प्लस की अगर हम बात करें दोस्तों, ओपेक में तो 12 कंट्रीज है, ओपेक प्लस की बात करें तो ये 2016 में बनाया गया था एंड इसमें 22 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, राइट। 22 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। 22 ऑयल प्रोड्यूसिंग में से जो 12 हैं दोस्तों वो तो ओपेक के ही मेंबर्स हैं, राइट। ओपेक के जो 12 मेंबर्स हैं, सऊदी अरेबिया एंड एक्सेट्रा, एंड जो 10 है दोस्तों वो अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि रसिया हो गया, अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनई हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सूडान एंड सूडान, ये सारे इसके 10 अलग मेंबर कंट्रीज हैं दोस्तों, एंड ये मिलके बनाते हैं ओपेक प्लस, राइट। सो ओपेक में है दोस्तों टोटल 12 मेंबर्स एंड ओपेक प्लस में है टोटल 22 मेंबर्स। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो न्यूज़ आता है दोस्तों वो आता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम में, राइट। सो अभी एक लीपिच ट्रांसपोर्ट समिट हुआ था दोस्तों, राइट। लीपिच ट्रांसपोर्ट समिट हुआ था, उसमें जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है दोस्तों, उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 रिपोर्ट लॉन्च किया था, राइट। ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था दोस्तों इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम में, राइट। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये करता क्या है दोस्तों, ये एग्जामिन करता है द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स ऑन ग्लोबल ट्रांसपोर्ट डिमांड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टू 2050, राइट। ये बेसिकली एग्जामिन करता है कि जितने भी ग्लोबल डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स है दोस्तों इन रिगार्ड विथ ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी रिलेशन क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के साथ टिल 2050, ऑलराइट। ये इस मुद्दे पे ये एग्जामिनेशन करता है क्या? ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 बाय इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। अगर हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की बारे में बात करें दोस्तों, तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट एक्ट्स एज एन थिंक टैंक की टाइप की काम करता है दोस्तों फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेस दी एनुअल समिट फॉर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, वो इस पर्टिकुलर समिट को अटेंड करते हैं एंड वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं इन रिगार्ड्स विद द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है दोस्तों, इट इज ओनली ग्लोबल बॉडी दैट कवर्स ऑल ट्रांसपोर्ट मोड्स, राइट। तो वेरिएड ट्रांसपोर्ट मोड्स लाइक transport through air, transport through water, transport through roads, right। ऑल भी जितने भी ट्रांसपोर्ट मोड्स है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ग्लोबल बॉडीज है, उसको सारे ये कवर करता है कौन? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली पॉलिटिकली ऑटोनमस बॉडी है दोस्तों, जो जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में होती है विद दी OECD, राइट। OECD इसके साथ में इसकी एक इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसके टोटल 66 मेंबर कंट्रीज है दोस्तों, इंडिया भी इसका एक पार्ट है, राइट। इंडिया भी इसका एक पार्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। अब एक नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों, और सिर्फ आज के लिए 2 ही बची है, राइट। 2 बची है, इसके साथ एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग द आइडियाज, हैविंग द आइडियाज दैट दिस आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट वेयर इन द न्यूज, एंड जस्ट फॉर द प्लेइंग सेफ साइड वी नीड टू नो दैट व्हाट वाज हैपेंड, राइट। तो रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, दैट इज OILM सर्टिफिकेट, राइट। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों है दोस्तों न्यूज में? तो इंडिया हैज बिकम एन OIML सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, राइट। अब इंडिया भी OIML क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की सर्टिफिकेट इंडिया भी इशू कर सकता है, राइट। तो OIML सर्टिफिकेट सिस्टम क्या है दोस्तों? इट इज अ सिस्टम फॉर इशूइंग, रजिस्टरिंग एंड यूजिंग OIML सर्टिफिकेट्स एंड देयर एसोसिएटेड टेस्ट और रिपोर्ट्स फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। एग्जाम्पल थर्मोमीटर्स हो गया, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हो गया, एक्सेट्रा। इनकी स्टैंडर्ड्स को सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों? इंडिया भी अब कर सकता है, राइट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अभी अगर इंडिया इसको सर्टिफाई कर सकता है दोस्तों, तो इंडिया एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है, राइट। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर इंडिया ये सारे क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सपोर्ट करेगा, तो ये बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग है उसे बढ़ाएगा एंड एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, ऑलराइट। सो जो OILM है दोस्तों, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, वो क्या है?
ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पेरिस में है। तो बेसिकली ये डेवलप करता है मॉडल रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स एंड रिलीज़ डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़ बाय लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटी एंड इंडस्ट्री, राइट? ये मॉडल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड डेवलप करता है सो दैट जितने भी लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटी एंड इंडस्ट्रीज है दोस्तों, जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, वो इस चीज़ से क्या कर सके? अदियर कर सके एंड उनकी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, राइट? इंडिया इसका मेंबर कब बना था? इंडिया इसका मेंबर बना था 1956 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है इंडिया के लिए दोस्तों कि नाउ इंडिया हैज़ बिकम अ सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, राइट? तो अब जितने भी क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे थर्मोमीटर्स हो गया एंड एक्सेट्रा, उसको इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है एंड उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। ये बेसिकली इंडिया की एक्सपोर्ट रेट्स बढ़ाएगा, हमारी फॉरेन अर्निंग भी बढ़ाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द OILM, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड द सर्टिफिकेशन। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों वो है पेरिस क्लब, राइट? सो पेरिस क्लब क्यों न्यूज़ में है दोस्तों? तो श्रीलंका हैज़ रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है दोस्तों इंडिया के साथ एंड पेरिस क्लब के साथ ऑन डेट ट्रीटमेंट, राइट? तो अभी जैसे श्रीलंका एक बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा था दोस्तों, तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया एंड पेरिस क्लब के साथ ऑन द डेट ट्रीटमेंट, राइट? तो अब पेरिस क्लब है क्या दोस्तों? तो पेरिस क्लब बेसिकली 1956 में इसकी जेनेसिस, इसकी ओरिजिन हुई थी दोस्तों, when Argentina agreed to meet its public creditors in Paris, राइट? जितने भी जो भी कंट्रीज जब क्राइसिस में होती है दोस्तों, तो एक वो बेसिकली ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स से बात करती है कि आप मुझे पैसा दे दो, आप मुझे पैसा दे दो, राइट? तो सिमिलरली 1956 में जब अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस एक आई थी दोस्तों, ये बेसिकली जो ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स है वो पेरिस में जाके मिले थे, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्लब का नाम हो गया था पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्या है दोस्तों? तो ये बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज है, राइट? जो पैसे देते हैं मुसीबत के टाइम में। तो ऐसे एक वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज की ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, राइट? तो इसमें बेसिकली 22 मेंबर्स हैं दोस्तों, राइट? जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ग्रुप के मेंबर्स हैं, राइट? तो जितने भी 22 मेंबर्स ओईसीडी के मेंबर्स हैं दोस्तों, वो बेसिकली पेरिस क्लब के पार्ट में है। सो ओईसीडी के मेंबर्स कौन है दोस्तों? बेसिकली ऑल द रिच वेस्टर्न कंट्रीज क्रेडिटर्स, राइट? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड यही पैसे देते हैं कोई भी कंट्रीज को जब क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस लूम होती है उनके ऊपर। ऑलराइट, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? बेसिकली टू फाइंड अ सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन, राइट? डेट रिलीफ सॉल्यूशन फाइंड करके जो कंट्रीज मुसीबत में है, जो उनकी जो बायलैटरल डेट्स है, लोन्स है, उन्हें रिपे नहीं कर पा रहे हैं, उनको बेसिकली एक सॉल्यूशन देना, एक सस्टेनेबल डेट रिलीफ प्लान देना, राइट? सो इंडिया एंड चाइना आर नॉट इट्स मेंबर, राइट? ओईसीडी के जैसे इंडिया एंड चाइना मेंबर नहीं है दोस्तों, लाइकवाइज इसके भी, पेरिस क्लब के भी इंडिया एंड चाइना मेंबर नहीं है, बट इंडिया एक्ट्स एज एन एडहॉक पार्टिसिपेंट, राइट? टेम्पररी पार्टिसिपेंट इंडिया एक्ट करता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन। ऑलराइट, दिस वाज अबाउट द पेरिस क्लब। अब जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट? ट्यूब टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। आई एम लिटरली वेरी ऑफ नाउ एंड चलिए, बट ये लास्ट टॉपिक है, एक इंथुजियाज्म के साथ देख के आज का जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करते हैं, राइट? तो बेसिकली अ, ये जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर है दोस्तों, ये एक प्रोग्राम है, राइट? ये सेंट लूसिया एंड इंडिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है एज द चूजन एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? तो इंडिया विल प्रोवाइड टैक्स एक्सपर्ट्स फॉर दिस प्रोग्राम टू सेंट लूसिया, राइट? ये इंडिया एंड सेंट लूसिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुई है दोस्तों, जहां पे इंडिया विल प्रोवाइड टैक्स एक्सपर्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम टू सेंट लूसिया, राइट? तो TIWB अगर प्रोग्राम की बारे में हम बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर, अगेन, OECD के जितने भी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं दोस्तों, उनके बीच में एक जॉइंट इनिशिएटिव है, राइट? एंड
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसका एक पार्ट है, राइट? तो ओईसीडी मेंबर कंट्रीज है, ओईसीडी मेंबर कंट्रीज हैं। टोटल कितने मेंबर्स हैं दोस्तों? अराउंड 22 मेंबर्स हैं। एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनडीपी है वो भी इसका पार्ट है, राइट? ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों? ये फैसिलिटेट करता है इन द ट्रांसफरिंग ऑफ टैक्स ऑडिट नॉलेज, राइट? टैक्स ऑडिट नॉलेज and also skills to developing countries in tax administrations, right? एंड लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, राइट? इस पर्टिकुलर लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच से ये जो भी कंट्रीज जो अपने टैक्स सिस्टम को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इनहेंस करना चाहती है, उनको ये एक टैक्स ऑडिट नॉलेज को ट्रांसफर करने में काम करता है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, राइट? नाम से ही आपको पता चल जाएगा, हम टैक्स इंस्पेक्टर देंगे जहां पे हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, वो एक जगह है जिसे हम बोलते हैं सेंट लूसिया, वहां पे जाएंगे एंड उन्हें एक टैक्स ऑडिट नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन बेसिकली improve their टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स टैक्स कलेक्टिंग मैकेनिज्म, ऑलराइट? बेसिकली अप्रोच क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच से वो करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट अ मेजर चंक ऑफ द पीटी 365 सीरीज फ्रेंड्स। एंड मैं आशा करता हूँ कि यू गाइस आर लाइकिंग एंड एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। साथ में ही आपको ये स्टोरी लाइन याद होनी चाहिए, ऑलराइट? आपको बस, अगर मैं लेट्स से बात करूँ कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स के बारे में, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ, इंडिया एंड सेंट लूसिया एक जगह है जिन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पे वो काम करेंगे एज एन पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? जहाँ पे इंडिया एक टैक्स एक्सपर्ट प्रोवाइड करेगा, ऑलराइट? तो ये एक स्टोरी लाइन लोग अगर आपके दिमाग में है तो आप एग्जाम में इजिली इसको अप्लाई करके थ्रू एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो हमारा मेन एजेंडा है। तो इसी के साथ लेट्स एंड टुडेस लेक्चर। वी आर डन। आई एम रियली एग्जॉस्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग विथ मी दिस लॉन्गर। अगर आप अभी तक बैठे हैं दोस्तों, दैट मीन्स यू आर रियली गिविंग योर 100%, एंड ट्रस्ट मी, you it will really accrue some significant results, right? Just wait for the good time, right? Keep smiling, keep learning, and until very next time, this is your host, friend, and guide, Naman, signing off with Executive IAS.